अच्छा ये भी एक, तो वो फॉर द रेलवे इंडस्ट्रीज इफ वी टॉक ऑफ द रोलिंग स्टॉक, तो बेसिकली तो रोलिंग स्टॉक ये है कि किसी किस्म की जो भी चीज़ जो चलती है ना ऊपर, वो रोलिंग स्टॉक है। अब वो रोलिंग स्टॉक क्या हो सकता है कि रोलिंग स्टॉक क्या हो सकता है जी कि जो भी ट्रैक के ऊपर चलेगी चीज़, इट मे बी अ लोकोमोटिव, इट मे बी अ वैगन, इट मे बी अ कोच, इट मे बी अ इंस्पेक्शन कार, इट मे बी अ क्रेन, व्हाटसोएवर, जो भी उसके ऊपर चलेगी ना, वो अगर आपने कभी देखा हो कि एक ट्रॉली होती है, उसके ऊपर 3-4 बंदे इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, ऐसे कोई फोटो शोटो देखी होगी, या अभी जब आप जाएंगे एलियंस तो करेंगे, बल्कि एलियन की तो अपनी ट्रॉली होती है और उसके पास मतलब किसी ने बताया 4-5 ट्रॉली मैन होते हैं। आज के ज़माने में भी 4-5 के 6 ट्रॉली मैन होते हैं, और वो क्या होता है कि जनाब वो पीछे से उसको पुश कर रहे होते हैं ट्रॉली को मैनुअली। तो मेटल प्रॉब्ली इफ आई एम नॉट रॉन्ग बीएन के शायद रीजनल इंडियन के 6 होते हैं और एलियन के 4 होते हैं, वो इस तरह। तो वो तो अभी कुछ मोटराइज ट्रॉलीज आ गई हैं, और उसमें बल्कि बाहर अगर आप जाएं ना तो वहाँ पे तो एयर कंडीशन मोटराइज ट्रॉलीज है, तो वो कैबिन बना हुआ है, एयर कंडीशन है। तो वो अच्छा, इसके अंदर जो है वो जो रोलिंग स्टॉक है बेसिकली कोई भी रेलवे व्हीकल पावर्ड हो सकती है, नॉन पावर्ड हो सकती है। तो फिर उसके बाद लोकोमोटिव हो सकता है, और एक आपने आगे जो देखा है ये सेल्फ प्रोपेल्ड और सिंगल और मल्टीपल यूनिट्स। तो सिंगल और मल्टीपल यूनिट्स ऐसे होता है कि वो जो आपने ईटी की बात की, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की, तो जो हाई स्पीड ट्रेन होती हैं उसके अंदर लोकोमोटिव नहीं होता, उसके अंदर सिंपली ये है कि वो एक ड्राइवर कैब होगी और वहीं से वो ऑपरेट करेगा, ऊपर से इलेक्ट्रिक पावर लेगा ओवरहेड वायर से, और नीचे ट्रैक्शन मोटर्स लगी होती हैं जो उसको प्रोपेल करती हैं। वो फिर हम आगे जब लोकोमोटिव पे जाएंगे। अच्छा, इसके ये जो सब्जेक्ट है ना, इट विल बी मोर रेलेवेंट टू द मैकेनिकल इंजीनियर्स, ये जो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको भी होना चाहिए, स्पेशली सिविल इंजीनियर्स को, और इलेक्ट्रिकल वालों को भी होना चाहिए थोड़ा सा। तो स्टोर परचेज को भी मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट करना पड़ेगा, कोई वो मतलब हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कुछ चीज़ें प्योर मैकेनिकल की होंगी। तो ये सब्जेक्ट भी ऑलमोस्ट मैकेनिकल रिलेटेड ही है, क्योंकि रोलिंग स्टॉक इज अ प्योरली मैकेनिकल एंटिटी। तो वो बहरहाल हम उतना ही रखेंगे जितना ही आप डाइजेस्ट कर पाए। वो ज़्यादा फिर चले जाएंगे ना तो वो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो मल्टीपल यूनिट्स जो होते हैं ना, वो कुछ इसका कॉन्सेप्ट ऐसे है कि इस तरह हमारे ओके अच्छा, रोलिंग स्टॉक का बेसिकली जो होता है आपका मल्टीपल यूनिट्स का जो है कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें लोकोमोटिव नहीं होता। ट्रेन में ट्रैवल किसने किया और लास्ट टाइम कब किया था जी, और कौन है जिसने बिल्कुल नहीं किया अभी तक रेल में? अच्छा, तो कैसा था एक्सपीरियंस? मस्ट बी बैड। किस ट्रेन में किया? अच्छा ठीक है, वो तो चले। और किसने किया? अच्छा इंप्रेशन पड़ गया ग्रीन लाइन का। पिंडी से समवेयर या लाहौर से पिंडी? लाहौर किया था, 5 आवर लेट थी ट्रेन। अच्छा, बहुत बुरा एक्सपीरियंस। और नारोवाल टू लाहौर भी किए। ओह, फ्रांस लाइन। तो फिर तो आपने मतलब हर किस रेल का वो टेस्ट कर लिया है, मतलब वर्स्ट भी और सारा। जिस ये नारोवाल हुई है छत में जो बैठ के आते हैं। अच्छा ओके, क्वेटा टू लाहौर भी किया। सॉरी, क्वेटा टू लाहौर। यू बिलोंग टू क्वेटा? अच्छा, चले, यू आर फ्यूचर एएमई ऑफ क्वेटा, हाँ, और डीएमई क्वेटा, क्योंकि नॉर्मली ये क्वेटा में ना हमें बंदे ही नहीं मिलते पोस्ट करने के लिए, तो किसी को भेजे ना तो ही इज ऑलवेज डिस्टर्ब कि जी मैं किधर, तो वो एटलीस्ट वी जैसे कहते हैं ना विश के जी किसी बैच में क्वेटा का एक आध बंदा जरूर आना चाहिए, 1 या 2।
तो उससे ये होता है कि वो हमें वो लास्ट जो बैच था, तो व्हेन आई वाज वर्किंग एज चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, तो वहाँ पे एक देयर वाज वन इमरान मेंगल, तो वो अच्छा, तो वो हमने कहा यार इसको उधर पोस्ट करें कोयटा में, तो कोयटा के लिए बंदा मिल गया, क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो सजा है ना कोयटा जाना। एक और भी है एहसान, ये भी जो है एहसान कासी, वो भी कोयटा की है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट यू आर, इफ यू कंटिन्यू विद द रेलवेज, तो रेस्ट एश्योर्ड you will be at your home station for some time, but you have to perform. ये भी एक होता है कि रेलवे के अंदर for me I served in Rawalpindi in quite long time, तो मुझे कहते हैं कि सारे लोग कि यार आपने पिंडी में बहुत ज़्यादा सर्व किया, तो मैंने कहा जी मैंने तो किसी को ना रिक्वेस्ट की ना कोई ऐसा मैनूवर किया, somehow एक तो हमारा सेटअप बड़ा है, वहाँ पे वर्कशॉप्स हैं, डिवीन है, मिनिस्ट्री है, somehow वो होती रही शटलिंग, and I did not request anybody कि जी मुझे इधर लगा दें उधर लगा दें, वो कुछ। And rest assured, if you are good, rather you are very good, you don't have to ask anyone for your posting. ये आपको पहले दिन गारंटी है। If you are very good, you never have to ask anyone for your posting. सर अगर आप The management will consider. अगर ज्यादा गुड रहे तो फिर आपको कहीं और भेज देंगे, आप इच्छा हो। ये भी है, ये भी है, ये भी है। अच्छा, उसका फिर ये होता है कि you have to work extra hard, ज्यादा काम करना है आपने। मतलब फॉर एग्जांपल मैं पिंडी इस्लामाबाद में ज्यादा सा टाइम गुजारा, तो वो कुछ उसकी रीजन ये थी, आई हैव टू वर्क लिटिल बिट मोर देन द रिक्वायरमेंट, रीजन बीइंग कि कोई ये ना कहे यार ये तो अपने होम स्टेशन पे बैठा है और ये बस कैजुअल है। सो यू हैव टू बी द बेस्ट, नॉट वेरी गुड। इफ यू आर बेस्ट देन हम ये कह सकते हैं कि जी इसके बगैर वो नहीं होगा, ये तो यार वो शर्ट बैठ जाएगा, ये लोकोमोटिव बैठ जाएंगे, ये रोलिंग स्टॉक बैठ जाएगा, तो वो फिर वो यू हैव टू प्रूव योर वर्क। तो वरना फिर ये होता है कि वो इफ यू आर कैजुअल, जैसे ही सीनियरिटी लिस्ट में वो आते हैं ना, लाइन जी 17 ग्रेड के पोस्टिंग ऑर्डर्स कर रहे हैं, तो जब वो देखते हैं अभी नाउ ऑल द ऑफिसर्स, मसलन फॉर एग्जांपल मैं चीफ मैकेनिकल ले रहा, तो मैं तकरीबन सबको एट ए ग्लांस तो जानता हूँ, अगर मैं बाई नेम नहीं जानता तो एटलीस्ट उसका प्रोफाइल सामने रखते हैं कि ये अच्छा किधर किधर इन्होंने काम किया है, एंड वी स्ट्रेट अवे क्रॉस, नो ये इसका वो नहीं है जी, इसको ना लगाएं। तो ये इट्स योर प्रोफाइल बेसिकली विच एलिवेट्स यू, कि आपको वो एलिवेट करेगा अगर आपने अच्छा वो काम किया, वरना आपको कोई खुले लाइन वाली पोस्टिंग्स भी मिल जाएंगी जहाँ पे यू कैन एंजॉय एंड हैव साइड बिजनेस व्हाटएवर, लेकिन ये वो फिर मजा नहीं है। पहली पोस्टिंग अपने इलेक्टिव में लगती होगी। सॉरी, पहली पोस्टिंग पहली बार पोस्टिंग होती है वो, देखें उसमें प्रेफरेंस तो दी जाती है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है। मतलब हमें फॉर एग्जांपल कोयटा में अगर एक बंदा पोस्ट करना है, तो इफ एनीवन बिलोंग्स टू लाहौर, तो लाहौर वाले बंदे को हम कोयटा भेजें, तो व्हाई नॉट अ पर्सन बिलोंगिंग टू कोयटा, अगर वो ही इज गुड परफॉर्मर, तो हम उसे कहेंगे जी चलो गिव हिम अ चांस, इसको ही लगाएं, तो बस लग जाए। लेकिन ही हैज टू, ये होम स्टेशन का डिसएडवांटेज ये होता है कि ही हैज टू परफॉर्म एक्स्ट्रा, वरना फिर उठा के वो कहते हैं नहीं चले ये तो नहीं कर रहा काम, इसको निकालेंगे यहाँ से। ज्यादातर लाहौर भी रहा, मतलब अभी मेरी पोस्टिंग रिसालपुर में है जैसे, तो जाना तो है, लेकिन एक फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एंड आल्सो फॉर द स्टोर परचेज पीपल, इनको थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि दे विल बी पोस्टेड एट मेन स्टेशंस, कि पेशावर में, कराची में, मुल्तान, सक्खर, कोयटा, लाहौर, ये इधर पोस्टिंग है। जो एरियंस है ना, जो सिविल इंजीनियर्स हैं, उनकी जो आपके इस वक्त एडिशनल जनरल मैनेजर, आपने हेडक्वार्टर में किसी ऑफिसर से मिले हैं आप सिविल इंजीनियर्स? सॉरी नहीं, एक्सेसिबिलिटी का इशू है, कोई इशू नहीं, दे विल वेलकम यू। और आपके जो इस वक्त जो टॉप बॉस है एडिशनल जनरल मैनेजर आई बी, फैंटास्टिक वंडरफुल मैन, आप जाएं तो सही जगह जाके सिर्फ अपना वो भेजेंगे जी प्रोबेशनर है, तो ही विल वेलकम यू। मैं तो जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, बीच में इफ यू फाइंड सम टाइम, तो जरूर अपने ऑफिसर से जरूर मिलें, दे विल गाइड यू, दे विल प्लीज गिव यू द अपॉर्चुनिटी क्या करना है, कैसे करेंगे। तो वो ये
good enough for the mechanical engineers, store people and electrical people. They will be posted at major stations. कि वो उसमें ये मैंने आर्ट्स डिवीजनल हेडक्वार्टर्स जो बताए हैं वहाँ पे उनकी पोस्टिंग हो सकती है, और या रिसालपुर है वो CFI को तो एक्सटेंड CFI भी है तो वो ठीक है, वो पिंडी सांबा भी है तो वो रावलपिंडी सांबा को तो यही हम काउंट करते हैं। तो उसमें जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा हार्ड स्टेशंस हैं कि फॉर एग्जांपल एक पोस्ट है एएन दालबंदी की, तो वो कोई वहाँ पे हफ्ते में एक ट्रेन जाती है और मोस्ट ऑफ द टाइम दैट ट्रेन इज डिलेड, तो फिर एएन बेचारा वो मतलब इसी तरह और रोड साइड स्टेशंस हैं, मलकवाल है, स्मॉल प्लेस, तो वहाँ पे भी एएन की पोस्ट है, अटक है, तो एएन्स थोड़ा सा होता है उन्हें कि भाई वो डिसएडवांटेज, लेकिन वो ऑफ कोर्स ही इज द डीएस ऑफ मलकवाल, ही इज द डीएस ऑफ दालबंदी, कि वो दालबंदी में मेरा 17 ग्रेड का फेडरल गवर्नमेंट का एक ही बंदा होगा, वो एएन होगा, उसका एक प्लस पॉइंट भी है, एडवांटेज भी है। वो बहरहाल वो तो बाद की बातें हैं ना कि वो मंजिल जब आएगी तो फिर कहाँ तक वो, तो एनीवे तो कोई डाउट जी रोलिंग स्टॉक डेफिनेशन पे किसी को? ये तो समझ लगे कि जो रेलवे ट्रैक पे चीज चलेगी ना, इट इज कॉल्ड रोलिंग स्टॉक। इट कैन बी अ स्मॉल ट्रॉली, इंस्पेक्शन ट्रॉली जो वो चलती है वो भी रोलिंग स्टॉक में आ जाएगी, और बड़ा लोकोमोटिव भी आ जाएगा, और ट्रेन, कोच, वैगन, हर चीज जो है वो उस पे। तो आपने किसी ने इंजन में ट्रैवल किया, लोकोमोटिव पे ट्रैवल किया नहीं किसी ने अभी तक? जी सर। आपने किया? कहाँ से कहाँ तक? सर ये मुल्तान से बॉलपुर तक। अच्छा, फिर सीबी से बैठा। गुड। वो जरूर ट्रैवल करें वैसे कभी आप, एक तो हेडक्वार्टर जाएं, ऑफिसर से, अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर से जरूर मिलें, बीच में कोई ब्रेक शेक आए तो मेक अ प्लान के वो वहाँ पे, अदरवाइज आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर तो खटक साहब है ना, तो ही कैन रिक्वेस्ट, अगर एंड ब्लॉक 3 4 5 ऑफिसर जाते हैं तो फिर वो जाके मिलने की मदद साहब के। हाँ मैं तो हेडक्वार्टर, रेलवे हेडक्वार्टर किसी ने देखा है जी? आपने मतलब रिपोर्ट तो उधर ही किया होगा। तो क्या था फीलिंग, स्केरी एंड डिप्रेस्ड या ठीक था? नहीं वैसे मतलब एक होता है ना, वो अभी तो खैर बहुत बेहतर हो गया, हमने जब ज्वाइन किया था तो हम जरा ज्यादा डिप्रेस थे, तो अभी तो काफी, तो वो जाएं आप अपने रिस्पेक्टिव जो है ना चीफ इंजीनियर और रिस्पेक्टिव जो एडिशनल जनरल मैनेजर है उनसे जरूर मिलें आप। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, दे कैन मीट द चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और फिर मैकेनिकल वाले चीफ मैकेनिकल इंजीनियर को मिलें, बल्कि कैडर कंट्रोलर तो चीफ मैकेनिकल इंजीनियर लोकोमोटिव होता है, और फिर चीफ मैकेनिकल इंजीनियर कैरेज एंड वैगन वो एक सपोर्टिंग साथ है, और फिर एडिशनल जनरल मैनेजर मैकेनिकल है, उनसे आप मिलें, तो एटलीस्ट वो एक थोड़ा सा ये भी होता है कि उसका आपको एडवांटेज, जब आप अपने आप को इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तो आप अगर इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं या कोयटा से, तो एटलीस्ट वो दे कैन रिकॉल के जी हाँ हमें फ्यूचर के लिए ये बंदा चाहिए, तो वो फिर आपकी एडजस्टमेंट अकॉर्डिंगली फिर वो प्लेस कर देते हैं। एनीवे तो ये क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब वही जो बात कर रहे थे कि कौन कौन सा है रोलिंग स्टॉक, क्या है वर्ल्ड वाइड, क्या है? अच्छा, पाकिस्तान में तो है जी सिर्फ डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, एक इंजन है पीछे, वो किसी जमाने में स्टीम लोकोमोटिव्स चलते थे, अब वो सिर्फ एक, जैसे कह लें कि पाकिस्तान की हद तक तो सिर्फ 2-3 हैं जो अभी वो सिर्फ हैं फॉर सम टूरिस्ट ट्रेन और लाइक दैट, सफारी के लिए भी, मतलब बहुत पहले चलाए थे हमने जी। आप तो वो आगे आ रहा है, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह यू विल बी टेकिंग डीप स्लीप व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग, हाँ जी वो आगे आ रहा है। अच्छा, तो जो आपकी प्रोपल्शन है ना ट्रेन की, वो 3 तरीके से होती है। जो प्रिमिटिव थी वो तो स्टीम की थी, और फिर उसके बाद
बल्कि जब स्टार्ट हुई रेलवे, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की तो ये नॉर्थ अमेरिका में तो था ही स्टीम, लेकिन वो उसकी चूँकि एफिशिएंसी बड़ी पुअर थी, लेकिन ज़ाहिर चूँकि प्रिमिटिव एज थी तो स्टीम लोकोमोटिव चलते रहे, पाकिस्तान में भी स्टीम लोकोमोटिव चलते रहे और उसका पूरी एक रिक्वायरमेंट थी। बल्कि हमारे कुछ लोग जो पुराने हैं वो कहते हैं कि एक ट्रेन जाती थी which used to start originate from Peshawar and used to go to New Delhi, दिल्ली तक जाती थी। अच्छा, अब उसमें क्या होता था कि वो पेशावर से पूरा बॉयलर भरते थे पानी का, स्टीम बनती थी, फिर पिंडी में पानी भरते थे, फिर रास्ते में रूट डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे। अगर बल्कि कभी आप रेलवे के साथ साथ ट्रैक पे जाएं जहाँ पे स्टीम ऑपरेशन चलता रहे तो मुख्तलिफ स्टेशन पे आपको बड़े ह्यूज हाइड्रेंट्स, ऑलमोस्ट कोई 18-18 इंच वर्टिकल कॉलम्स नजर आएंगे पानी के, और वहाँ पे एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, वाटर टैंक्स होते थे, ट्यूबवेल होते थे, रेलवे का अपना स्टोरेज सिस्टम था। फिर उसके बाद वो तो उससे वो पानी भरते थे। फिर उसके बाद रोड साइड स्टेशन पे जहाँ पे बिजली नहीं थी, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, और वहाँ पे फिर वो मैकेनिकल पंप्स लेके और उससे वो फिर फीड करते थे, वो पॉन्ड्स बने थे, वहाँ से भी पानी वो फीड करते थे। एनीवे वो तो चला गया दौर। तो ये सारा जो है ये स्टीम लोकोमोटिव्स जो थे ये पीआर में जो ऑपरेशन था स्टीम लोकोमोटिव्स का, इट वाज डिसकंटिन्यूड इन 1997। 97 में ये डिसकंटिन्यू हो गया था। तो अभी 2-3-4 लोकोमोटिव्स हैं जो कि बस खड़े हैं फॉर एकेडमिक पर्पस या जस्ट फॉर सम, कोई बहुत स्पेशल किस्म की कोई फॉरनर आ जाए रिक्वेस्ट करे तो वो एक शॉर्ट रन पे वो कर लेते हैं। फिर डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं, उस पे वी विल बी हैविंग अ डिटेल ईच कंपोनेंट और सारी वो चीजें, दैट विल बी मोर इंफॉर्मेटिव फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड दैट इज देयर प्राइम रिक्वायरमेंट। और लेकिन थोड़ा बहुत आपको, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना जी, ये इसलिए अब आप कहेंगे जी मुझे तो लोकोमोटिव आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड कि जी लोकोमोटिव मेरा तो काम ट्रैक है। तो लोकोमोटिव इसलिए आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर या एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी कह लें कि वो उसके अंदर जब आपने फील्ड पोस्टिंग्स में जाना है तो यू हैव टू कैरी आउट द इंस्पेक्शंस। उस पर भी आएंगे हम, ये इंस्पेक्शन क्या क्या होती है, क्या चीज़ आप उसमें देखते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स ट्रैक के देखने हैं, क्या क्या आपने ऑपरेटिंग उसका क्रू का वो देखना है, नॉलेज, उनकी अलर्टनेस, सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो वो उसकी एक पूरी चेकलिस्ट हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए। तो जब आप लोकोमोटिव में ट्रैवल कर रहे हैं तो यू हैव टू, then you are not traveling as a civil engineer or assistant engineer। पहले तो हमें ये क्लियर कर लेना चाहिए कि we are a railway man, especially for the जो ट्रेन ऑपरेशन से रिलेटेड है ना जी, they are railway man। बाकी भी रेलवे मैन ही है, तो वो एज अ रेलवे मैन आप लोकोमोटिव पे बैठेंगे, नॉट एज अ असिस्टेंट इंजीनियर। वो तो आप अपना दिखेंगे कि मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ, जब तक इंट्रोडक्शन कराएंगे, लेकिन आपने as railway man बैठना है। Then you have to see the whole things. Even you have to check the performance of the locomotive. You have to check the complements of the locomotive. You have to check the operating knowledge of the crew. You have to check the track conditions. You have to check the station and route। अगर जितने मतलब आएंगे रास्ते में, यदि रास्ते में लेवल क्रॉसिंग्स आए हैं, फाटक आया है, उस पे जो फाटक वाला था वो उसने प्रोसीड सिग्नल दिया नहीं दिया, वो सारी चीजें फिर आपने एज अ होल ऑब्जर्व करनी है और रिकॉर्ड करनी है। और फिर आपने उनको जो करेक्टिव एक्शन के लिए रिस्पेक्टिव ऑफिसर को लिखना है। अच्छा, ये जो चीजें ना ये बेशक लिखे में जस्ट सुनते रहे, फिर अगर कोई चीज क्लियर ना हो तो फिर हम डिस्कस भी कर सकते हैं। ये लिखने वाली नहीं है, जस्ट कॉम्प्रीहेंड कर लें कि जी वो आपने एज अ रेलवे मैन जब करना है तो इंस्पेक्शन आपने सारे डिपार्टमेंट्स उसमें कवर होने हैं। उसमें स्टेशन स्टाफ की अलर्टनेस भी चेक करनी है, आपने ड्राइवर को भी चेक करना है, आपने लोकोमोटिव को भी चेक करना है, आपने सिग्नलिंग सिस्टम को भी चेक करना है कि आप जा रहे हैं, रात का टाइम है। अच्छा, एक कोशिश करें कि वो एक दफ़ा ना
कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बना के 2-2 3-3 लोकोमोटिव पे जरूर ट्रैवल करें, जस्ट मे बी हाफ एन आवर और 1 आवर 2 आवर्स, और रात का टाइम हो, दिन को भी करें रात को भी करें, पहले तो दिन को कर लें और फिर रात को करें। उससे ये होगा कि आपको थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मतलब वो जो चीजें हैं कि किस तरह ट्रेन चलती है। इट्स नॉट अ वेरी इजी जॉब, ये बड़ी एक ये समझे मिशन है कि इस तरह नहीं है कि आप पीछे 1000 बंदा या 800 बंदा बैठा है, इनकी जानों का सवाल है कि वो हम एक साइड पे कहते हैं कि जी ये ट्रेन जो है ये सबसे सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स वेरी रिस्की। गॉड फॉरबिड, आप इमेजिन करें अभी रिसेंटली एक मरतबा आप लोगों ने शायद ज्वाइन नहीं किया होगा, अभी हमारा एक एक्सीडेंट हुआ था कोई 4 महीने पहले 5 महीने पहले सक्खरगली में 70 पीपल वर किल्ड, और वो कुछ पिक्चर्स भी हैं मैं आपको दिखाऊंगा। इट्स हॉरिबल। आप इमेजिन करें कि एक ट्रेन 800 टन स्टील मूव कर रहा है एट स्पीड ऑफ लेट्स से 100 किलोमीटर और 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर, और वो जो मोमेंटम है वो क्या हेल्प प्ले करेगा इफ देयर इज इट मीट्स विद सम ऑब्स्ट्रक्शन, तो क्या क़यामत आएगी, जो क़यामत आएगी वो आप सोच नहीं सकते। लेकिन एट द सेम टाइम इट इज सो सेफ कि 5-6 बंदे एक ट्रेन की मूवमेंट के जो जिम्मेदार है उनमें से एक बंदा भी अगर अलर्ट है तो इवन विद दिस प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ पाकिस्तान रेलवे the accident can never happen, it can be always avoided। कि 5-6 बंदे जो ट्रेन ऑपरेशन के जिम्मेदार हैं, पता नहीं आपने कोई पढ़ा है ये इसका ट्रेन ऑपरेशन के बारे में कुछ सब्जेक्ट या शुरू किया है कि नहीं? अच्छा एनीवे चलें वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कि उसके अंदर ड्राइवर है, उसके अंदर स्टेशन मास्टर है, उसके अंदर पॉइंट्समैन है। अब अगर इनमें से ये 5 बंदे सबटाज करना चाहें कि जी हमने खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट करना है और बंदों को मारना है, और उनमें से एक भी बंदा 5 में से एक बंदा भी अलर्ट है, तो एक्सीडेंट कैन नॉट हैपन एट ऑल, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ फिर अगर वो करना ही है मतलब जिस तरह वो एक लाइटर साइड पे जोक है कि जी वो किसी ने कहा कि टेस्ट हो रहा था तो ये इंसाफ गए तो उन्होंने कहा कि आप अगर रेल टूट जाए मतलब सॉरी कि जी अगर 2 ट्रेनें आ जाएं मतलब आमने सामने तो कैसे आप रोकेंगे उसको, तो उसने कहा जी कि मैं वो लाल झंडी लहराऊंगा जिधर से पहले ट्रेन आ रही है। उसने कहा कि अगर वो भी ना हो आपके पास लाल झंडी तो फिर क्या करेंगे? उसने कहा कि मैं डेटोनेटर्स लगाऊंगा ट्रैक के ऊपर जिस साइड से ट्रेन आ रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा वो भी नहीं है आपके पास, बारिश हो रही है एक्सप्लोड होते हैं, फिर क्या करोगे? तो उसने कहा कि फिर मैं अपने बेटे को बुला लूंगा, उसको ट्रेनों का एक्सीडेंट देखने का बड़ा शौक है। तो बात ये है कि एक्सीडेंट कैन नेवर हैपन if all the people 4-5 people who are directly dealing with the train operation are alert। ये कोई ब्रेक का उन्होंने कहा जी कोई कैन भी है 5-10 मिनट्स ब्रेक 15 कर लें 15 मिनट ब्रेक कर लें। वो हिंदी में कहते हैं ना निराश नहीं होना।
की जो पुलिस ऑफिसर है, जो रेलवे पुलिस के, वो आपके अंडर है डीएस के? जो पुलिस सर्विस के डायरेक्ट टीएसटी ऑफिसर्स हैं वो भी डीएस के अंडर होते हैं। ही इज द रिपोर्टिंग ऑफिसर एज उनकी वो जो एनुअल रिपोर्ट है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, वो डीएस लिखता है। अच्छा जी, आगे फिर हम वी कैन स्टार्ट विद। तो अच्छा, अब वो जो रोलिंग स्टॉक का वो हुआ था ना कि सब कुछ जो भी ट्रैक पे चलता है ना वो रोलिंग स्टॉक है, तो उसमें लोकोमोटिव्स आगे, स्टीम का आपको बता दिया कि नो मोर, सवाए हेरिटेज पर्पस के लिए अब वर्ल्ड में यूज होते हैं, कोई टूरिस्ट ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए, या कोई पाकिस्तान में हमारे पास 3-4 लोकोमोटिव हैं, वो हमने रखे हुए हैं, कुछ पेशावर में है 1-2 और 1-2 हमारी मोलपुरा वर्कशॉप है, वहाँ पे वो स्टेबल है। तो कभी कभार ऐसे जस्ट फॉर वो कोई आ जाता है ना, जैसे कहते हैं ना उसका तो पुराना कोई अंग्रेज या कोई वो कहते हैं जी हम स्टीम लोकोमोटिव दिखा दें, फिर वो कभी कभार ऐसे पैसेंजर कोचेज आ गए। अच्छा, अब चूंकि हमारे वर्ल्ड में जिस तरह ये रैपिड ट्रांजिट ट्रेन सेट को आप कह सकते हैं कि हमारे तो इतना जो सिटीज़ हैं वहाँ पे जो दुनिया के अंदर तो सारी जितनी मास ट्रांजिट है लोग ट्रैवल ही उस पर करते हैं। इस तरह हमारी ऑरेंज ट्रेन लाहौर वाली है, अब वो एक लिमिटेड सा रूट है ये, वो अगर आप कंपेयर करें कभी किसी वेबसाइट पे जाके जापान का देखिएगा, 400 स्टेशन है सिर्फ टोक्यो के अंदर, और सुबह वहाँ पे तकरीबन 20 मिलियन लोग हैं जो कम्यूट करते हैं ट्रेन के ऊपर, 2 करोड़ बंदा है जो, और इवन जो टोक्यो से 200 किलोमीटर दूर रहता है वो भी डेली की ट्रेन पे आता है। he works and go back, वापस जाता है। तो वो आगे फिर ट्रैम पता नहीं आपने फोटो शोटो देखी होगी, कराची में चलती थी, 50-60s में चलती रही है। ट्रैक सड़क के अंदर ही एम्बेडेड होता है, उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, बिल्कुल एक सिंगल छोटी सी वो कोच है, उसी के अंदर लोग उतरते हैं। अभी भी यूरोप में तो चलती है बहुत सारी कंट्रीज में, और वो उनकी सो मच सो मैंने चेक रिपब्लिक में देखा कि वहाँ पे वो जो ट्रैम थी वो वही थी जो 1905 में थी, उसके अंदर उन्होंने कोई चेंज नहीं की, जस्ट टू कीप इट नॉस्टैल्जिक, और वो उसकी हेरिटेज या हिस्टोरिक वैल्यू को प्रिजर्व करने के लिए वही 1905 वाला मॉडल जो है वो चल रहा है। ऊपर एक उन्होंने इलेक्ट्रिक लगाई हुई है, कंडक्टर है, वहीं से वो करंट ड्रॉ करता है, और बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई आपकी कार जा रही है उसी को रोक लेते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे स्टॉपेज बने हुए हैं, और फिक्स टैरिफ 1 यूरो यू कैन ट्रैवल ऑल द वे, जहाँ मर्जी जाएं जाके। तो कराची में भी चलती रही, तो इसके लिए वो ये होता है कि इसमें एम्बेडेड वो होता है ट्रैक, और ट्रैक क्या है वो बल्कि एक एंगल होता है, जस्ट एक गाइड वे देने के लिए उसको व्हील को, तो बस वो उसी के ऊपर गाड़ियां चलती हैं, रोड व्हीकल्स भी उसी के ऊपर चल रही हैं, और बाकी भी सारा। फिर राइट रेट व्हीकल्स हैं कि ट्रैम सिंगल है कुछ सिटीज के अंदर या यूरोप के अंदर भी, और वो अगर आपने देखा होगा वो 3-4 कोचेस की एक ट्रेन सेट होता है, बिल्कुल लाइट व्हीकल, वो भी ऐसे ही होता है कि रोड भी साथ चल रही है और वो 3-4 कोचेस का एक ट्रेन सेट भी चल रहा है जो ईटी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलता है। तो उसकी ब्रेकिंग एप्लीकेशन इतनी रैपिड होती है कि वो आगे अचानक गाड़ी भी आ जाए तो उसी को रोक लेता है गाड़ी। तो इट ऑल्सो क्रॉसेस द सारी वो अगर इंटरसेक्शन भी आते हैं कहीं तो जा रही है आ रही है, तो उसमें 3-4 कोचेस का एक ट्रेन सेट होता है, और लाइट सी व्हीकल्स होती हैं बिल्कुल छोटी सी। तो वो तकरीबन चाइना में तकरीबन हर सिटी में है, जो मेजर ख़ास तौर पे जो मोर देन 5 मिलियन पॉपुलेशन के हैं वहाँ पे तो ये मेट्रोज भी हैं और साथ ये लाइट रेल व्हीकल्स भी हैं। फिर उसके बाद ये मोनोरेल है, ये सिर्फ जापान के अंदर मैंने देखी है, बाकी तो शायद कहीं नहीं है।
ये जिसमें डबल ट्रैक की बजाय सिंगल ट्रैक होता है, एक ट्रैक है और वो उसके ऊपर वो चलती है। ये जरा नेट पे जाइएगा जरूर देखिएगा, मोनोरेल। सॉरी, ट्रैक सिंगल होता है या रेल सिंगल? ट्रैक, होल ट्रैक इज जस्ट लाइक अ हॉर्स, जो है एक गर्डर है और उसके ऊपर वो चलती है। सिंगल रेल। सिंगल रेल, उसका बड़ा एक डिफरेंस है। वो जापान के अंदर है, टोक्यो के अंदर चलती है, लेकिन ये ज्यादा मतलब उन्होंने तो खैर 60s में बनाई थी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ये नखरा है, मतलब वो जो जिसके पास पैसा होता है ना, तो वो फिर उसको कोई ना कोई एक नया वेंचर एक्सप्लोर करता है, लेकिन इट्स वेरी सक्सेसफुल, चलती है। लेकिन ये ओवरहेड है, मतलब इसका सारा ट्रैक जो है वो ओवरहेड है। तो उसके बाद उसको भी, अच्छा फिर ये मैग्नेट, ये तो भी शायद अभी इसकी एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है कोई जापान के अंदर। ये बड़ा स्पेशल रोलिंग स्टॉक है, इट विल बी रनिंग ऑन स्पीड ऑफ अराउंड 500-600 किलोमीटर पर आवर। तो उसका ये होता है कि वो ये को 2027 में इनॉग्रेट होनी है जापान के अंदर फॉर कमर्शियल ऑपरेशन। अभी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, स्टेशंस बन रहे हैं, तो उनका प्लान है कि 2027 में वो इसको ऑपरेट करेंगे। इट हैज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट डायमेंशंस। इसके अंदर ना कन्वेंशनल ट्रैक है, बल्कि इसके अंदर ये होता है कि ट्रेन के अंदर, और वो जो ट्रेन जिस पैसेज में रन करती है उसकी साइड वॉल्स के अंदर मैग्नेट्स लगे होते हैं, और वो जो है रिपल्शन जो होती है नॉर्थ की, साउथ की जो है मैग्नेटिज्म का उस पर ये रन करती है। तो वो बेसिकली वो कंडक्टर्स जो हैं वो मैग्नेट बनाते हैं। वो कहते हैं जी कि वो सुपर कंडक्टर का कॉन्सेप्ट है कि किसी की, पता नहीं इलेक्ट्रिकल वालों को पता होगा कि सुपर कंडक्टर वो होता है कि जिसकी रेजिस्टिविटी 0 होती है। तो वो उसका वो उसके अंदर वो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा मैकेनिज्म है। नाइट्रोजन गैस इंजेक्ट करते हैं तो पता नहीं वो उससे ये होता है -200, जो केल्विन स्केल होता था, जो टेम्परेचर स्केल -273 डिग्री अचीव करते हैं, तो वो फिर सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो उसमें फिर वो सुपर कंडक्टर से मैग्नेट बनाते हैं, पावरफुल मैग्नेट। वो मैग्नेट जो है वो ट्रेन सेट के अंदर और साइड वॉल्स के अंदर वो लगे होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड ट्रेन अचीव्स द स्पीड। ये देखिए हमने वैसे इसका एक्सपेरिमेंटल मॉडल को देखा हुआ है हमने। ये जापान के अंदर जिस तरह वॉल्टन एकेडमी है ना, इस तरह उनकी भी एक रोलिंग स्टॉक एकेडमी है, वहाँ पे उन्होंने ये सारा बनाया हुआ है, इसका टेस्टिंग ट्रैक, ये वो सारा। तो वहाँ पे ये तो ये अभी है एट द स्टेज ऑफ अभी डेवलपमेंट। कुछ कहते हैं वो थोड़ी सी है, वो 400 किलोमीटर वाली जो चलती है बिटवीन शंघाई के एयरपोर्ट से लेके और सिटी सेंटर तक। आई डोंट नो वो मैग्नेट है कि नहीं, पता नहीं। देन DMUs, डीजल मल्टीपल यूनिट्स। अच्छा, डीजल मल्टीपल यूनिट्स ऐसे हैं कि जिस तरह भी लोकोमोटिव की बात हो रही थी ना, कि आपने ट्रेन जो देखी है उसमें एक इंजन है और वही खींच रहा होता है। तो डीजल मल्टीपल यूनिट्स के अंदर ये होता है कि ट्रेन के दोनों एंड्स पे वो लोकोमोटिव लगे होते हैं, और वो लोकोमोटिव इस तरह का होता है कि उसके अंदर पैसेंजर कोच, आधा पोर्शन पैसेंजर कोच का भी होता है। और ऐसे भी मतलब कुछ हमारे लोकोमोटिव हैं DMUs के, जिसके अंदर सारा कंट्रोल एक साइड पे इंजन से होता है और दूसरी आप इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट करते हैं दूसरे एंड पे। तो ये हमारी कुछ पुराने ज़माने में रेल कार्स थी जापानीज, वो चलती थी इस तरह। तो उसमें ये फ़ायदा होता था कि आपको इंजन को उतार के दूसरी साइड पे नहीं लगाना पड़ता, टर्न नहीं करना पड़ता लोकोमोटिव को। मसलन फॉर एग्जांपल अगर एक लोकोमोटिव यहाँ से लाहौर जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन फेसिंग इधर है, तो जब उसने पिंडी की तरफ वापस आना है तो इट हैज़ टू बी रोटेटेड अंडर सम अरेंजमेंट। वो फिर शेड के अंदर जब वो जाता है उसको फिर एक वो टर्न टेबल होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, वो उसकी मेंटेनेंस होती है ब्रिज ब्रांच के अंदर। तो वो उसके ऊपर ले जाते हैं, उसको
फिर मैनुअली रोटेट करते हैं, फिर उसकी लोकोमोटिव की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वो फिर दूसरी डायरेक्शन में लग जाता है। तो ये जो डीजल मल्टीपल यूनिट्स हैं, उनके अंदर ये होता है कि बेसिकली इट इज़ अ फिक्स कंपोजिशन ट्रेन जिसके दोनों एंड्स पे लोकोमोटिव लगा होता है। वो सिर्फ ये होता है कि ड्राइवर अपना बैग उठाता है, दूसरी साइड पे चला जाता है, तो वो फिर बजाय ये कि वो पूरा एक कंप्रेशन प्रोसेस ड्रॉप किया जाए। डीजल मल्टीपल सॉरी आपने क्यों नहीं मतलब एक कार आपने मुझे अब वो उसकी मेन रीजन तो ये थी कि अब देखें वो आ गई हैं कि लार्ज कंपोजिशन की ट्रेन्स वो थी एक लिमिटेड छोटे छोटे सेक्शंस पे चलती थी, जिसके अंदर 3-4 कोचेज हैं, 100-150 बंदा बैठा चला गया। अब चूंकि पॉपुलेशन का एक आप देखें ना ह्यूज, तो कम से कम एक ट्रेन में 700-800 बंदा अकोमोडेट नहीं होता तो बस में फिर तो वो फिर इकोनॉमिकल भी नहीं पड़ता कि अगर छोटी ट्रेन है कम पैसेंजर लेके जा रही है, तो बेसिकली होता ये है कि ट्रेन जो है वो एक पाथ ऑक्यूपाई करती है कि मसलन फॉर एग्जांपल जब वो पिंडी से चलती है और अगले किसी गुजर खान स्टेशन पे पहुंचती है तो एक पाथ ऑक्यूपाई कर रही है, उसके ऊपर और कोई दूसरी ट्रेन नहीं आ सकती उस टाइम। तो द एफिशिएंट ट्रेन ऑपरेशन इज दैट इफ देयर इज अ पैसेंजर वॉल्यूम ज्यादा है तो फिर आपने ज्यादा लार्ज कैपेसिटी की ट्रेन रन करनी है, बिकॉज उसने एक पाथ है, उसी को ऑक्यूपाई जब वो करेगा तो यू मस्ट कैरी मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो वो छोटे छोटे थे, वो चलती थी ऐसे पिंडी से हवेलियां आती थी क्योंकि थोड़े से पैसेंजर होते थे, और वो शटल करती थी, गई हवेलियां वापस आ गई, फिर गई हवेलियां फिर वापस आ गई, फॉर टू कैटर फॉर लिमिटेड पैसेंजर्स। वो छोटे छोटे यूनिट्स थे। सर ये ग्रेडियंट के लिए जो यूज होते हैं जैसे पेटा में अबेगम से आगे, वो भी यही चीज है या कुछ और? कहाँ पे जी? अबेगम से कार आगे सेक्शन में जहाँ पे दो इंजन लगाए जाते हैं। अच्छा वो जरा फिर हम आगे आ जाए ना तो उस पर फिर करेंगे, ये कोयटा सेक्शन पे पुलान पे जब जाएंगे ना थोड़ा सा उसका वो आपको मैं बता दूंगा कि वो ग्रेडियंट जहाँ पे आता है ना, जहाँ पे इंजन की बस हो जाती है कि जी इट कांट हॉल द लोड, फिर ये होता है कि उसके पीछे बैंकर लगाते हैं, पीछे एक इंजन लगाते हैं जो उसको पुश करता है। खास तौर पे ये हमारा सिड्डी से ओलपुर ये सेक्शन जो है ये इतना ग्रेड है इसके अंदर कि एक इंजन हॉल नहीं कर सकता। वो फिर ये होता है कि वो एक इंजन आगे हॉल करता है और एक पीछे से पुश कर रहा होता है, तो वो फिर जाके ट्रेन चलती है, तो उसको वो बैंकर लोकोमोटिव कहते हैं, जो पीछे से बैंक कर रहा होता है उस ट्रेन को। तो सर ये डीजल मल्टीपल यूनिट्स जो है इसमें वन लोकोमोटिव एट अ टाइम पावर प्रोवाइड करता है। वन एक का होता है, दूसरे का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से वो होता है, उसमें सिर्फ ड्राइवर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें वो ब्रेक और बाकी स्पीड वाला एक्सेलरेट कर सकता है। तो वो देन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स वो हैं जो ये मतलब जस्ट इसको समझ लें, लिखने की मैं नहीं समझता कोई ऐसी जरूरत है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स में आ जाते हैं कि वो जो मैंने बताया कि हाई स्पीड ट्रेन्स जो हैं उनका जो फिनोमेना है वो ये है बेसिकली कि ये जो डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जो हमारा कन्वेंशनल जो पाकिस्तान में चल रहा है, इसकी एक्सेलरेशन टेक्स लॉट ऑफ टाइम। कि मसलन पिंडी स्टेशन से गाड़ी चली, उसने आहिस्ता आहिस्ता नॉच अप किया तो कोई 50 किलोमीटर की स्पीड आएगी, कोई जब गाड़ी को 5-6 किलोमीटर दूर चली जाएगी, क्योंकि इसकी ग्रेजुअल स्पीड इंक्रीज होनी है और वो सारा वो हम देखेंगे क्या कैसे होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, ये जो हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं, इसके अंदर फिनोमेना ये होता है कि इट रिक्वायर्स क्विक एक्सेलरेशन एंड क्विक डिसेलेरेशन। कि मतलब इसने विद इन 1 मिनट 100 किलोमीटर स्पीड अटेन कर लेनी है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो उसके अंदर फिनोमेना ये होता है कि लेट्स से 8-10 अगर कोचेस लगी हुई हैं तो वो कोचेस जो हैं वो पावर्ड होती हैं, उनके नीचे मोटर्स लगी होती हैं जो ऊपर ईटी ट्रैक्शन से उनको सप्लाई आती है इलेक्ट्रिकल पावर, और वो मोटर्स रन करती हैं। तो बेसिकली हर कोच जो है उसके नीचे जो मोटर लगी होती है तो वो भी पावर्ड होती है। तो जब वो 8-10 कोचेस की मोटर्स साइमल्टेनियसली
प्रोपल्शन करती हैं तो वो क्विक एक्सेलरेशन में होती है। इसी तरह जब वो ग्रेजुअली इमीडिएटली ब्रेक अप्लाई करता है तो वो बिल्कुल स्लो उसको डिसलेशन हो जाती है, क्योंकि साइमल्टेनियसली सारी मोटरें स्लो हो जाती हैं, प्रोपल्शन कम हो जाती है और वो गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो इट इज नॉर्मली रिक्वायर्ड इन केस ऑफ हाई स्पीड ट्रेन ऑपरेशन, क्विक एक्सेलरेशन, क्विक डिसलेशन। तो उसमें हर कोच जो है वो इटसेल्फ पावर्ड होती है कि वो उसके अंदर आई डोंट नो, अच्छा इसके बाद कस्टमाइज्ड फ्रेट कार्स वैगन। तो जो फ्रेट वैगन्स हैं ये भी आप कभी जाके देखें तो इसके अंदर देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ गुड स्टॉक। जहाँ ये जो फ्रेट के लिए आप यूज करते हैं, किसी के अंदर कोयला होता है, किसी के अंदर बैलेस्ट होता है, ये जो पत्थर ट्रैक के ऊपर डालते हैं। कोई रेलवे की टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट्स आपने कोई बैलेस्ट ये वो शुरू किया है नहीं? अच्छा, वो सही अख्तर साहब आए थे वो तो किसी के अंदर बैलेस्ट होता है, अच्छा किसी के अंदर कोल होता है, किसी के अंदर ऑयल होता है, किसी के अंदर फर्नेस ऑयल होता है, किसी के अंदर आप जिस तरह बड़े बड़े ट्रॉलर्स के ऊपर 6-6 गाड़ियां लोड होती हैं, इसी तरह वो स्पेशल कैरियर्स होते हैं फ्रेट के जिसके अंदर आप वैगन्स लोड कर सकते हैं। फिर कंटेनर्स, जिस तरह आपने रोड साइड पे देखा होगा ह्यूज कंटेनर्स, और वो फिर इसी तरह हमारे पास भी है कि उसके अंदर हम कंटेनर लोड करते हैं और फिर कंटेनर कराची से लेके आते हैं, वापस लेके जाते हैं। सो इट्स अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड स्टॉक, मतलब वो डिफरेंट कमोडिटी के लिए डिफरेंट आपने वो यूज करना है। सॉरी इस पे जी जी है ना, अच्छा जी। अब ये है कि व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द रोलिंग स्टॉक, कि आपने खरीदना है रोलिंग स्टॉक रेलवे के लिए, तो क्या व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ कि कैसे सिलेक्ट करेंगे। एक तो ये है कि टाइप ऑफ सर्विस टू बी ऑफर्ड, कि मसलन फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी फ्यूचर में मेरा प्लान है कि मैं पेशावर से कराची ट्रेन चलाता हूँ, तो क्या है कि उसके अंदर बर्थ तो चाहिए, स्लीपिंग बर्थ। ये तो नहीं हो सकता कि उसके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट हो गई। अब सीटिंग अरेंजमेंट में तो 36 घंटे में तो बंदा फारिग हो जाएगा कि आपको अगर उसके लिए। अच्छा, फिर उसके बाद है आप कहते हैं कि मैंने 10 ट्रेनें चलानी है फ्यूचर में पिंडी से लाहौर, शॉर्ट इंटरवल्स की, ये लाहौर से मुल्तान या कराची से हैदराबाद, छोटे सेक्शंस में जहाँ पे 2-3 घंटे में बंदा पहुंच जाए, फिर वापस आ जाए ट्रेन, फिर चला जाए। तो फिर मुझे कौन सा चाहिए, फिर क्या उसमें बर्थ चाहिए मुझे? नो, मेरा सफर ही 3 घंटे का है तो मुझे तो बर्थ नहीं चाहिए वहाँ पे। व्हाट वी डू कि हम कहते हैं कि जी वी मस्ट है ट्रेन में ट्रैवल तो करें ना आप लोग, तो मैं ख्याल एंटाइटल नहीं है अभी। आप की एंटाइटलमेंट तो है ना, यू कैन हैव अ प्रिविलेज पास और ड्यूटी पास। तो ट्रेन में ट्रैवल जरूर करें, पार्लर कार में ट्रैवल करें, इकोनॉमी में करें, एटलीस्ट 15-15 मिनट सारे जो डिफरेंट कॉम्पोजिशन की ट्रेन हैं उसमें ट्रैवल तो करें ना, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ज्यादा कैपेसिटी चाहिए कि जिसमें बर्थ ना हो, इस तरह की पार्लर कार हो जिसके अंदर कंफर्टेबल सीट्स हो, एयर कंडीशनिंग का अरेंजमेंट हो, और मैं उसका फिर ज़्यादा चार्ज करूँ, और फिर इकोनॉमी क्लास हो। फॉर दैट मैटर वी डोंट नीड द बर्थ्स।
बर्फ नहीं होनी चाहिए हमारे पास। कभी आप देखेंगे, अगर आपने देखा हो ना, ये जो दुनिया में, या मेट्रो ट्रेन, जस्ट टॉक ऑफ मेट्रो ट्रेन, ये जो ऑरेंज लाइन है, अब उसके अंदर क्या है, आप देखेंगे उसके अंदर टोटल जो है ना 12-14 सीटें होती हैं, बाकी सारी खाली है। उसकी वजह ये है कि जस्ट टू fill in more passengers because they have very shorter traveling distance। एक बंदे ने यहाँ से चलना है और हार्डली 2 किलोमीटर बाद उसका स्टॉपेज आ जाएगा, तो उसमें उसको सिटिंग अरेंजमेंट को बहुत लिमिटेड कर दिया जाता है। वो जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो किस लिए है? फॉर ओल्ड पैसेंजर्स, एनी मदर कैरिंग अ बेबी, कोई ऐसा कि जिसमें अनकंफर्टेबल, डिसेबल के लिए वो 12-15 सीटें होंगी। बाकी क्या होगा, पूरा लॉन्ग कॉरिडोर होगा ओपन। और कभी आप जरा देखिएगा ये जो जापान की कोई डॉक्यूमेंट्री, उसमें लिटरली इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग व्हेन देयर इज अ रश आवर्स, हाउ द पीपल जस्ट, वो उसमें ये होता है कि वो, ये मसलन मैंने ट्रेन में, ये अगर उसका एट है तो रादर टू गो दिस वे, मैं ऐसे खड़ा रहता हूँ और वो जो स्टेशन वाला साहब होता है वो ही विल लिटरली पुश मी इनसाइड, और वो ऑटोमेटिकली डोर क्लोज कर देगा कि अंदर घुसेड़ दो इसे, आगे फिर जगह बन जाएगी। तो वो जरूर देखें कभी कि उसमें पर्पस होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स, क्योंकि उनका हार्डली जो ट्रैवलिंग है 2 से 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इतना छोटे छोटे शॉर्ट इंटरवल्स का जो होता है ना, बंदे उतरे, चढ़ गए, अगले नेक्स्ट पैसेंजर आए, वो 3-4 किलोमीटर बाद, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यू मस्ट हैव मैक्सिमम स्पेस। तो ये क्राइटेरिया हो गया कि जी आपने किस किस्म की सर्विस ऑफर करनी है। फिर ये है कि उसके अंदर कंसिडरेशन होती है फ्यूचर के लिए कि जी, एक तो मैंने बता दिया कि जी लॉन्ग डिस्टेंस में चलेंगी, शॉर्ट डिस्टेंस में चलेंगी। ये हमारे चूँकि रेलवे सिस्टम में वी आर वेरी, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, तो उसका ये है नुकसान कि हमें ना वो मिलता नहीं है, मतलब ये इस तरह के डिसीजन। लेकिन दिस इज द वन पैरामीटर जस्ट टू कंसिडर कि हम रोलिंग स्टॉक लें कौन सा। तो वो आ गया सर्विस के कौन सी। फिर आ गया जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमने लेना, मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। अब फॉर एग्जांपल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो आगे फ्यूचर में भी आ रहा है कि एक ये तो सी पैक का कोई आपको आइडिया है कि जी ऐसे जस्ट आपने पढ़ा होगा ML1 बन रही है जी, ये है वो है। तो उसमें भी हमारा ये है कि जी हमारा मैक्सिमम जो ट्रैक पैरामीटर्स होंगे वो 160 किलोमीटर के होंगे। अब कहने का मतलब ये है कि हमने 160 के ऊपर, अगले आप भी रिटायर हो जाएंगे रेलवे से, 160 किलोमीटर से ऊपर ट्रेन ऑपरेशन नहीं होगा कभी भी। अब दुनिया में 350 किलोमीटर का ट्रैक रोलिंग स्टॉक भी है, 400 किलोमीटर डिजाइन स्पीड का भी है। तो क्या हमें वो लेना चाहिए? तो वो हमने देखना है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वेदर इट कैन कैटर फॉर जो हमारी रिक्वायरमेंट है। जी अभी फॉर एग्जांपल हमारा जो है, जो मैक्सिमम हमारा है 110 किलोमीटर ऑपरेटिंग स्पीड हम ट्रेन रन कर रहे हैं। 110 से ऊपर ट्रेन नहीं कोई जा रही। बहुत होता है ड्राइवर थोड़ी बहुत वायलेशन करता है, 115-120 पे बता देता है, 110 से ऊपर नहीं जा रही ट्रेन। तो 110 तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जी अच्छा, कुछ हमारा एक सेक्शन रिन्यू हुआ था बिटवीन लाहौर खानेवाल, वो सेक्शन जो है उसके ट्रैक पैरामीटर्स हैं 160 किलोमीटर। तो हमें मैक्सिमम 160 का ही चाहिए, इससे ज़्यादा हम अगर लेंगे तो जैसे जैसे आपका पैरामीटर्स आप इन्हेंस करते जाते हैं उतने फिर प्राइसिंग के कॉस्ट बढ़ती है। तो उससे क्या होगा कि आप फिर क्या करेंगे कि अपना वो देखेंगे कि यार मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, या अगले 10 साल में मैं क्या इम्प्रूवमेंट ले आऊँगा, या अगले, क्योंकि ये जो आज आपने रोलिंग स्टॉक खरीदना है
ये खरीदना फॉर नेक्स्ट 30-35 ईयर्स, अगले 35-40 साल के लिए प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो वो फिर आपने वो फ्यूचर कंसिडरेशन भी रखनी है कि यार अगले 8-10 साल में हम कितना इम्प्रूव कर लेंगे सिस्टम। कि फॉर एग्जांपल अभी हमारा एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है सी पैक के अंदर, अपग्रेडेशन ऑफ LN1, जिसके अंदर ये है कि पेशावर से लेकर कराची तक हमने 160 किलोमीटर करना है ट्रैक। So this is the maximum which we will be having for next 50 or 80 years. Why to buy a 200 kilometer speed rolling stock? बस वो फिर आपने वो कंसिडरेशन होनी है कि जी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा। अच्छा, फिर उसके बाद आपने सिग्नलिंग सिस्टम कौन सा लगाना है। अब जो जितने हाई स्पीड या 200 किलोमीटर से ऊपर वाले रोलिंग स्टॉक है, उसका क्या है कि वो उसके अंदर 200 वो डिपेंडेंट है सिग्नलिंग सिस्टम पे, कि वो बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट सिग्नलिंग सिस्टम है जो पूरी ट्रेन की मूवमेंट कंट्रोल करती है। बल्कि जो हाई स्पीड ट्रेन ऑपरेशन है वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ड्राइवर, उसमें ड्राइवर का कोई रोल ही नहीं है। जो 300-350 किलोमीटर का ट्रैक जिसके ऊपर गाड़ी चल रही होती है, उसमें ड्राइवर एकेडमिक पर्पस के लिए बैठा होता है, बाकी उसका कोई रोल नहीं है। इसलिए कि 350 किलोमीटर पे जब गाड़ी जा रही होती है, ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल आगे को ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है इससे, वैसे तो जो हाई स्पीड ट्रेन का ट्रैक होता है इट इज ऑलवेज फेंस्ड, उसके अंदर कोई किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, इट इज ऑलवेज फेंस्ड। एंटायर पूरा सेक्शन जो है वो फेंसिंग होगी और उसके अंदर किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि वो जिस स्पीड पे ट्रेन जा रही होती है, ह्यूमनली आप पूरी 100% ब्रेक अप्लाई करें, इट विल रन ओवर दैट ऑब्स्ट्रक्शन, वो पॉसिबल ही नहीं है। पहली तो बात यह है कि उसके अंदर कोई लेवल क्रॉसिंग्स नहीं आएंगे, कोई फाटक नहीं आएगा, कोई क्रॉसिंग नहीं होगी, बिल्कुल फेंस्ड होगा, कोई जानवर, कोई किसी किस्म का, वो बिल्कुल एक किस्म का कह लें कि ट्रबल फ्री ट्रैक होगा। और लेट्स से कई जगहों पे मतलब जिस तरह अर्थक्वेक्स आते हैं जापान में, तो समटाइम्स देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन, पत्थर रोल होके स्टोन लैंडस्लाइडिंग हुई और वो गिर गया, आ गया ट्रैक के ऊपर, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ह्यूमन इंटरवेंशन, कोई एनिमल की, वो तो बियॉन्ड कंसिडरेशन है क्योंकि 100% फेंस्ड। लेट्स से कोई अर्थक्वेक आया, लैंडस्लाइडिंग हुई, हैवी रेन्स हुई, ऊपर से पत्थर रोल होके आ गया, ट्रैक के ऊपर गिर गया। वैसे तो नॉर्मली सेंसर्स लगे होते हैं जो कि फौरन उसी वक्त पावर सप्लाई कट ऑफ कर देते हैं ट्रेन की और वो ट्रेन उठ जाती है टू अवॉइड एनी डिजास्टर। लेकिन अगर लेट्स से कि वो 350 किलोमीटर पे गाड़ी जा रही है और आगे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, तो पत्थर गिरा हुआ है, वो तो रन ओवर हो जाएगा, उस वक्त तक गाड़ी का ट्रेन का काम हो जाएगा, या डिरेलमेंट हो जाएगी, या कोई कैजुअल्टी हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, या कुछ हो जाएगा। तो नॉर्मली जो एडवांस रेलवे है उन्होंने वो भी सेफ गार्ड किया होता है कि जहाँ पे लूज किस्म का स्टोन है उसको पूरा वो वायर मैश के साथ नेट कर देते हैं उसके ऊपर, ताकि अगर वो ब्रेकेज हो भी स्टोन की तो वो उसी के अंदर होल्ड हो जाए। तो वो फिर डिपेंड करता है, तो वो सिग्नलिंग सिस्टम आपका कौन सा है। अब अगर आपने 160 किलोमीटर या 200 किलोमीटर का ले लिया है तो उसके लिए यू नीड अ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड सिग्नलिंग सिस्टम। हमारे प्रिमिटिव स्टेज का सिग्नलिंग सिस्टम है कई सेक्शंस के ऊपर, वो लीवर है, वो ऐसे आर्म सा बना हुआ है, वो नीचे रहता है, वो उसका एक पूरा लंबा लेंथी प्रोटोकॉल है। तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो मैच कर सके हमारे स्पीड ऑफ द ट्रेन के साथ वो सिग्नलिंग सिस्टम। तो वो भी एक कंसिडरेशन है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कहने का मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने कैटर फॉर करनी है। यदि आपके पास सिग्नलिंग सिस्टम कौन सा है, आपके पास ट्रैक पैरामीटर्स कौन से हैं। अब आप देखें कि हमारे साल के अंदर अगर 400-500 एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें 300 एक्सीडेंट जो है वो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग पे होते हैं, कि जहाँ पे कोई फाटक वाला नहीं है। अब
क्या होता है कि वो कोई ट्रॉली आके फंस जाती है, कोई चिंची आके फंस जाती है, कोई रिक्शे वाला आके फंस गया और वो फिर, और अभी आप पढ़ेंगे रीडिंग में कि अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग पे जहाँ पे फाटक वाला नहीं होता, वो बेसिकली ये है ना कि आबादियां बढ़ गई, अब एक गांव का आधा पोर्शन इधर है, आधा पोर्शन इधर है, दे नीड सम कनेक्शन। अब वो पॉसिबल नहीं है कि जो मैन लेवल क्रॉसिंग है, जो फाटक वाला नॉर्मली जो बिजी फाटक होते हैं वहाँ पे तो आपने राउंड दी क्लॉक एक गेट कीपर को रखता है जो उसको खोले बंद करे, लेकिन हर जगह तो पॉसिबल नहीं है, उसकी कॉस्ट है। और जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है, इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलवेज बिकॉज इट jeopardizes द ट्रेन ऑपरेशन। कि जहाँ पे फाटक वाला नहीं है वहाँ पे कोई ट्रॉली फंस गई, ट्रॉलर फंस गया, तो ट्रेन अगर आ रही है तो वो तो रुक नहीं सकती है, तो स्मैश, तो आपका लोकोमोटिव भी गया, क्रू भी गया, डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी स्पीड ऑफ द ट्रेन, समझे कि वो डिजास्टर है। तो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलवेज, वो तो जितना मतलब आप समझे कि इट इज अ हैजर्ड फॉर द ट्रेन ऑपरेशन, कि जहाँ पे फाटक वाला नहीं है ऐसे आपने बनाया हुआ रास्ता, कई जगहों पे डेली ऑलमोस्ट एवरी डे, वो हमारा एक ट्रेन ऑपरेशन का ग्रुप है, मैं इसको देखता रहता हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड विद द ट्रेन ऑपरेशन नाउ ऑन द प्रेजेंट असाइनमेंट, लेकिन उसमें क्या होता है कि जी वो फ्लान लोकोमोटिव वर्किंग फ्लान ट्रेन hit with the motorcyclist crossing at unauthorized मतलब लोकेशन, और वो बंदा भी मर गया, या ये है कि वो मोटरसाइकिल डैमेज और वो जो था ट्रेसपास, वो जो अनऑथराइज्ड क्रॉस कर रहा है वो भाग गया, ज़्यादा तो मारे जाते हैं इससे। तो वो फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि क्या किस तरह है कि लेवल क्रॉसिंग्स, क्योंकि जहां पे भी 160 किलोमीटर से ऊपर ऑपरेशन होगा, इट हैज टू बी फ्री ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन, रास्ते में ना कोई फाटक आना चाहिए, ना कोई अनऑथराइज्ड क्रॉसिंग आनी चाहिए, एंड प्रेफरेबली इट शुड बी फेंस्ड। अभी ये जो सी पैक का ML1 का प्रोजेक्ट है, पता नहीं सईद अख्तर साहब ने आपको बताया कि नहीं ML1 के बारे में थोड़ा, इसमें अपग्रेडेशन है कि 160 किलोमीटर पे आप करेंगे और इसके अंदर जितने एग्जिस्टिंग लेवल क्रॉसिंग्स हैं वो खत्म हो जाने हैं, इसके अंदर जितने मतलब क्रॉस कर रही हैं जो भी चीजें, सारा ट्रैक फेंस होगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगी बीच में, तभी आप ट्रेन ऑपरेशन रन कर। ये आप देखें कि मोटरवे, व्हाई द मोटरवे ट्रैवलिंग इज सो सेफ, इट इज, आप देखें कि वो सारी एक उन्होंने जो रिस्क है सेफ गार्ड किया हुआ है, कहीं से कोई ट्रेसपास नहीं हो सकती, कोई जानवर नहीं आ सकता, दैट्स व्हाई यू कैन रन इवन ऑन 140 150 बिल्कुल एक सेफ कॉरिडोर, सेफ पैसेज आपको मिलेगा, तो यू कैन इंक्रीज द स्पीड। नहीं है तो कभी आप ट्रैवल कीजिएगा ट्रेन पे, हार्डली जो आपको पता है कि जो पिंडी से लाहौर का डिस्टेंस है, इट इज 290 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दैट्स, और अगर मिनिमम जो ट्रेन है हमारा, जो मोस्ट एफिशिएंट पिंडी से ट्रेन जाती है, वो कितनी देर में पहुंचती है, 4.5 आवर्स। जो नॉन स्टॉप है, जो पिंडी से बगैर रुके लाहौर जाती है, वो 4.5 घंटे में पहुंचती है। रावल एक्सप्रेस या ग्रीन लाइन ये तकरीबन 4.5 घंटे का रनिंग टाइम है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन? हार्डली 60 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर स्पीड है। अब अगर आप इसी ट्रैक को फेंस कर दें, स्पीड इंक्रीज कर दें, तो आपका या जो प्रपोज है अभी ML1 का प्लान, उसके अंदर ये है कि इसको आप जब अपग्रेड कर देंगे तो वी विल बी रीचिंग फ्रॉम रावलपिंडी टू लाहौर इन 2.5 आवर्स, तो विच विल बी अनमैचेबल। 10 मोटरवे बना दें, 2.5 घंटे में नहीं पहुंचा सकती पिंडी से लाहौर।
जो हमारा प्रपोज प्लान है उसके अंदर जो ML1 की अपग्रेडेशन है वो 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में आपका जो एयर ट्रैवल है पिंडी से लाहौर का वो भी 2.5 घंटे में नहीं होता, बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम योर हाउस टू एयरपोर्ट 40 मिनट्स कम से कम जहाँ भी आप रहते हैं। फिर उसके बाद चेक इन, you have to report half an hour before, then the traveling time, then again to collect the luggage, वो भी 2.5 घंटे का पैकेज है, and the cost is almost 4 times, 4 गुना की। सर ट्रेन और जहाज की कॉस्ट में हालांकि आपको कम हो गई है, जहाज की कॉस्ट कम है, ट्रेन की ज़्यादा है। जैसे पिछले जुलाई में मैंने सफ़र किया था, मैं 4800 में आया था लाहौर और 6000 में यही टाइम में वापस गया था। देखिए वो तो सीजनल है ना, वो मैं देखूंगा जब आप ईद पे या किसी ऐसे ओकेजन पे जाते हैं जब साथ कोई हॉलिडे अटैच होती है तो फिर तो आपको पता है ना मैनीफोल्ड इंक्रीज कर जाती है कॉस्ट। इट इज़ नॉट ऑलवेज, बात समझ रहे हैं। अच्छा फिर उसके बाद हमारा चूँकि थोड़ा सा इनएफिशिएंट है ट्रेन ऑपरेशन, otherwise the comfort, the luxury you enjoy by traveling through a train is much more than the aeroplane. वो ठीक है उसका टाइम ज़्यादा है, लेकिन मतलब अगर ये इम्प्रूव हो जाए हमारा सिस्टम तो लाहौर से जो हम प्लान कर रहे हैं कराची तक का तकरीबन 8.5-9 घंटे का, 8.5-9 घंटे टोटल मेरा 14 घंटे पिंडी से लेके और इस तरह है। तो एनीवे ये तो एक है। तो कहने का मतलब है कि वो फिर आ जाता है आपका कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सिग्नलिंग सिस्टम कौन सा है, तो वो भी आपने कंसिडर। फिर इकोनॉमी ऑफ स्केल कि जनाब आपने कोई ऐसी चीज़ ले कि जो मतलब आपके ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये कोई एफिशिएंसी नहीं है कि मैं कहूँ कि पिंडी के दौरान पिंडी से लेकर लाहौर तक सिर्फ एक ट्रेन चलनी चाहिए, क्या है ये लिमिटेशन है कि लोकोमोटिव है, फिर उसके बाद कोचेस की मेंटेनेंस का इशू है, वो वॉशिंग लाइन लेके जानी है, ये मेंटेनेंस डिपो पे लेके जानी है। तो उसमें फिर आप जब वो रोलिंग स्टॉक डिसाइड करें तो आप प्रेफर करें कि जी वो स्टॉक लें कि जो which requires less maintenance so that you can increase your trips. कि आप अगर 24 घंटे में एक ट्रेन चलाते हैं विद कन्वेंशनल स्टॉक, मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा एफिशिएंट स्टॉक लेके आता हूँ जो जिसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड बहुत मिनिमम है, उसके अंदर उसका सस्पेंशन सिस्टम बड़ा रोबस्ट है, उसकी मेंटेनेंस के प्रॉब्लम्स लेस हैं, तो मैं 2 ट्रिप कर सकता हूँ बिटवीन पिंडी लाहौर। तो वो इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं कि आप एक की बजाय 2 ट्रिप करेंगे सो यू विल बी अर्निंग डबल। तो वो कॉन्सेप्ट इसी तरह हमारा जो गुड स्टॉक था, वो जो फ्रेट वैगनें थी वो किसी ज़माने में बहुत कन्वेंशनल किस्म की थी। वो एक ट्रेन कराची से चलती थी, वो 7वें दिन पहुंचती थी लाहौर में। तो फिर हमने 2005-06 में हाई स्पीड फ्रेट वैगन्स लेके आए, उनकी मेंटेनेंस बहुत कम है। अब ये हुआ कि वो जो 7 दिन में या 9 दिन में पहुंचती थी ट्रेन, वो अब तीसरे दिन पहुंच जाती है। तो क्या हुआ कि इधर आप 18 दिन में एक ट्रिप पूरा करते थे, अब आप जो है वो 6 दिन में एक ट्रिप पूरा कर लेते हैं। तो मीन्स यू कैन ट्रिपल या अर्निंग 3 गुना आपकी वो मतलब हो जाएगी। वो स्पीड क्या? अच्छा स्पीड का भी मसलन वो जो थी वो जो मैं कह रहा हूँ इनएफिशिएंट हमारा स्टॉक था, वो उसकी लिमिटेशन थी मैक्सिमम 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। अब ये जो है ये हम 110 पे भी रन कर सकते हैं। तो वो जो स्पीड का वाला फैक्टर है बेसिकली वो क्या करेगा, इट विल इंक्रीज योर अवेलेबिलिटी, इट विल इंक्रीज योर अवेलेबिलिटी ऑफ रोलिंग स्टॉक टू रन अ ट्रेन। सर इकोनॉमी ऑफ स्केल इस पे भी डिपेंड करती है कि फॉर एग्जांपल रावलपिंडी से लाहौर आप ट्रेन चला रहे हैं और उसमें आप स्लीपर लगा दें जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें क्योंकि डिस्टेंस कम है, उसकी जगह अगर आप इकोनॉमी लगा देते हैं या इसी स्टैंडर्ड लगा देते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग वो कर सकते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो हमने मतलब डिस्कस किया था
कि जी व्हाट यू एक्चुअली रिक्वायर। जिस तरह ये है कि जी पिंडी लाहौर के दौरान अगर आप स्लीपर लगा देंगे तो इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ योर रनिंग स्टॉक। उसकी बजाय आप वो बनाएं, उसका इकोनॉमी क्लास की कोचेस बनाएं और उसके अंदर मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी रखें। तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं ना, एक तो है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू कि जी कितने आप कमोडिटी कैरी कर रहे हैं, कितने आप नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरी कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम आप कितनी रैपिड अपना या कितना एफिशिएंट ट्रेन ऑपरेशन कर रहे हैं। कि अभी एक ट्रेन चलती है, ये मैं आज रिसालपुर से आया हूँ, अगर पिंडी से आता तो मैं मेरे ख्याल इन 1 hour 10 minutes हवेलियाँ पहुँच जाता। ठीक है जी, 1 घंटा 10 मिनट में मैं हवेलियाँ पहुँच जाता। एक हमारी ट्रेन चलती है जो पिंडी से चलती है और हवेलियाँ जाती है, यहीं कहीं से मेरा ट्रैक आपका गुजरता है, तो वो 3.5 घंटे में पहुँचती है। 3.5 घंटे जाने के, 3.5 घंटे आने के। अब आप इसको वर्कआउट करें इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो क्या होगा? फ्यूल कंजम्पशन के किधर आप 1.5 घंटे में फ्यूल कंज्यूम करते हैं और कहाँ 3.5 घंटे एक साइड पर फ्यूल कंज्यूम करते हैं। प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक मींस रोलिंग स्टॉक। आपका एंगेज है ना एक पर्पस के लिए कि वो 7-8 घंटे में एक छोटा सा ट्रिप पूरा करता है। सो इफ यू हैव गुड ट्रैक, द सेम ट्रेन कैन रीच इन 2 hours. तो दिस इज द जस्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद आ जाता है कमोडिटीज टू बी ट्रांसपोर्टेड। अब रेलवे के अंदर एक जमाने में फर्नेस ऑयल कैरी होता था, बड़े बड़े आपने गोल से टैंक देखे होंगे, उसके अंदर फर्नेस ऑयल आता था कराची से, वो पावर प्लांट्स को जाता था। 3 years बैक गवर्नमेंट ने पॉलिसी शिफ्ट की, उन्होंने कहा नो मोर फर्नेस ऑयल, LNG पे ले जाए पावर प्लांट्स। फर्नेस ऑयल जो है पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, एक पॉलिसी शिफ्ट हुआ, उन्होंने बंद कर दी फर्नेस ऑयल। अब वो सारा स्टॉक जो है हमारा पता नहीं 800-900 बैरल खड़ी है, जस्ट वेस्टेज ऑक्यूपाइंग द ट्रैक। वो उसके बाद अच्छा, वो हमारा कोर था फ्रेट का अर्निंग का सोर्स। एक चीज पता नहीं आपने अभी पढ़ी है कि नहीं ट्रेन ऑपरेशन में, वो ये है कि द रियल रेलवे इज विद एन एफिशिएंट फ्रेट ऑपरेशन। ये जो पैसेंजर वाला बिजनेस है ना जी, ये चलता है सिर्फ एज सोशल पब्लिक ऑब्लिगेशन के तौर पे, एंड यू हार्डली सेव एनी मनी, बिकॉज ये कोच जो है अभी हम खरीद रहे हैं 230 नई कोचेस, एक कोच जो है 10 करोड़ 11 करोड़ रुपए। कब वो अपनी कॉस्ट पूरी करेगी, कब वो उसका पे बैक होगा, जो भी है। क्या है योर रियल अर्निंग सोर्स इज फ्रेट। क्योंकि उसमें क्या होता है, इसके लिए कोई आपको कोई ना एयर कंडीशनिंग चाहिए, ना कोई आपको सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए, ना कोई पैसेंजर फैसिलिटेशन चाहिए। आपने कमोडिटी लोड करनी है, जाके एक जगह पे उतार देनी है, एंड यू रिक्वायर वेरी लेस रिसोर्सेज। और वो जो है तो व्हाट यू, और फिर एक और चीज, एक ट्रेन जो हमारी पिंडी से चल के कराची जाती है, उसकी पैसेंजर ट्रेन, उसकी अर्निंग कम है, और एक ट्रेन हम पिंडी से फर्नेस ऑयल की लोड करें और कुंदिया लेके जाएं जो 10 घंटे में पहुंच जाती है या 12 घंटे में, उसकी अर्निंग ज़्यादा है। तो हमें कौन सा फिर वो सूट करता है? और रेलवेज विच आर रनिंग इन प्रॉफिट या उनका फ्रेट बिजनेस जो है वो ज़्यादा ऑप्टिमल है। बल्कि ये होता है कि जो फ्रेट का आपका होती है अर्निंग,
वो आप उसको बैलेंस आउट करते हैं तो पैसेंजर हर्ट करने के लिए, जो पैसेंजर में शॉर्टफॉल आता है ना, या पैसेंजर वो कॉम्पनसेट करता है, फ्रेट अर्निंग जो है वो पैसेंजर को कॉम्पनसेट करती है। सो अवर पैसेंजर ऑपरेशन इज हार्डली प्रॉफिटेबल। मेरा ख्याल एक आध कोई 2 ट्रेन है जो ब्रेक इवन पे चल रही हैं, बाकी सारी लॉस में। अगर आप उनका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करें तो पता चलेगा हर ट्रेन जो है वो लॉस में। सर ट्रैफिक वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है। सॉरी, ट्रैफिक वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप पेशावर टू कराची या रावलपिंडी टू कराची देख लेते हैं, पैसेंजर वॉल्यूम की बात करें, लेकिन मुझे ये बताएं, कैन यू अफोर्ड टू फिक्स अ फेयर ऑफ जस्ट 1800 रुपीस दैट अ पर्सन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम पेशावर टू कराची, जिसके अंदर उसको आप एक सीट दे रहे हैं, एक बर्थ दे रहे हैं, टॉयलेट दे रहे हैं, पंखा दे रहे हैं, लाइटिंग दे रहे हैं, वो एक अलग बात है कि जी कितनी देर में पहुंच रहा है या जो भी है, और आप उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे तो क्या वो 1800 होनी चाहिए? आप सिंपली कैलकुलेट कर लेना, अगर कि जी पेशावर से कराची तक जो आपकी ट्रेन है, जो कितने आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इट विल बी ऑलमोस्ट डबल देन व्हाट द पैसेंजर इज पेइंग किसी भी क्लास का। किसी भी क्लास का अगर आप पैसेंजर कंपेयर करेंगे ना, तो आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, अर्निंग कम है। क्योंकि उसके अंदर देखें, आपने अगर तो कमर्शियली रन करना है रेलवे को एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर उसके अंदर आपने सारे ओवरहेड, सारे लॉसेस, सारा एक्सपेंडिचर उसके अंदर बुक करना है। अभी आपको पता है कि, पता नहीं आपको किसी ने बताया कि नहीं, कि दिस ईयर वी आर एंटिसिपेटिंग टू स्पेंड ऑलमोस्ट, हमारा जो एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर है इस फाइनेंशियल ईयर का, वो 110 बिलियन रुपीस है, 110 अरब, और व्हाट वी आर गोइंग टू अर्न इज जस्ट 54 बिलियन रुपीस। तो बाकी क्या है, आपका लॉस, वो फिर आप सरकार से मांगते हैं, पैसे दे देंगे अगर रेल चला रहे। सर हमारा फ्रेट सक्सेसफुल क्यों नहीं है? इसका वैसे वो आपको कुछ पता नहीं सब्जेक्ट है कोई ट्रेन ऑपरेशन का, लेकिन मान लो ये तो कॉमन सेंस की बात है। सक्सेसफुल क्यों नहीं है? सक्सेसफुल इसलिए है कि आपकी मोस्ट ऑफ द जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेट है, इट इज वन साइड, कि कराची से आपका सारा इंपोर्ट होती है, गंदम है, फर्टिलाइजर है, कोल है, एंड इट इज कमिंग टू द अप कंट्री, कराची से आता है, एंड देयर इज नथिंग टू ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स पोर्ट, तो वो खाली ट्रेन जा रही है। देखिए ना, एफिशिएंट तो ये है, जिस तरह बस आती है, लेट्स से जी पिंडी से अहमदाबाद, नंबर ऑफ पैसेंजर्स लेट्स से 70-80% या 100% है उसमें, जब वापस जाती है तो खाली तो नहीं जाती, वापसी पे भी 80%, 70% या 100% ही होते हैं। सो यू आर अर्निंग बोथ वे। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही। वापसी पे आप खाली ट्रेनें दौड़ा रहे हैं, यू हैव नथिंग टू एक्सपोर्ट, यू हैव नथिंग टू एक्सपोर्ट। थोड़ी सी हमारी कितनी है, आप देखें, इंपोर्ट हमारी को 50 बिलियन के करीब है, इंपोर्ट हमारी को 24, एक्सपोर्ट जो है 24 बिलियन है, एंड मोस्ट ऑफ द कमोडिटी जो भी हम देखते हैं, टेक्सटाइल है ये वो भी आप बाई ईयर देखते हैं, बिकॉज इट विल टेक सो मच टाइम, और वो सारा जो भी इश्यूज है लॉजिस्टिक्स, तो वो तो नंबर 1 एक चीज होगी। नंबर 2, हमारी अपनी इनएफिशिएंसीज, अपनी नालायकियां, इनएफिशिएंट ट्रेन ऑपरेशन। नंबर 3 कि आप ये देखें कि आप अपने, यू आर पोस्टेड एट कराची, ठीक है जी, आप अपने
घर का सामान शिफ्ट करना चाह रही हूँ कि मैं कराची जा रही हूँ और मैंने अपना लगेज शिफ्ट करना है, लग से पिंडी से ये। तो अच्छा, वैसे जब रेलवे ऑफिसर ट्रांसफर होता है ना, तो उसको काफ़ी वो होता है, एक कवर्ड वैगन मिलती है सामान के लिए, एक कवर्ड वैगन मिलती है गाड़ी के लिए, एक कवर्ड वैगन मिलती है अगर आपने कोई भैंस गाय रखी हुई है। तो 3 एक गाड़ियाँ जो है ना वो आपको मिलती हैं अगर आप उसको अवेल करना चाहें। लेकिन जो उनका हशर होगा या जो जितने टाइम पे पहुँचेंगी, मतलब मुझे याद है कि एक दफ़ा मैंने अपना सामान ट्रांसपोर्ट किया था फ्रॉम हार्डली फैसलाबाद टू पिंडी, and despite my personal follow-up, it took almost 3 days. फैसलाबाद से पिंडी 3 दिन लगे। क्या है जी, वो गाड़ी लग गई है, अच्छा जी वो अभी फिट नहीं हुई, फिर उसके बाद ये आएगी वाया सरगोदा, अच्छा जी ये पैसेंजर ट्रेन उधर से चलती है, सरगोदा आएगी, सरगोदा से ये फिर वाया मलिकवाल लाला मूसा आएगी, फिर लाला मूसा से उधर आगे खड़ी हो गई कि जी अभी लोड फॉर्मेशन नहीं हुई, अभी तो गुड्स ट्रेन अवेलेबल नहीं है फॉर पिंडी। तो 3 एक दिन लगे, डिस्पाइट कि मैं उसको मॉनिटर कर रहा था। तो व्हाट विल बी द फेट ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन हु डोंट हैव एनी कनेक्शन इन द रेलवे, उसका क्या अशर होगा। अच्छा, फिर उसके एक और भी हैंडीकैप है कि आप उससे कम फ्रेट टैरिफ में वो आपके घर पे आएगा, एक ट्रॉलर कंटेनर, उसमें सारा कुछ लोड करेगा और आपके डोर स्टेप पे जाके कराची उतार देगा। Whereas for the railway transportation, you need to take luggage to the railway station. The train will not come to your house. वो लेके जाएं, फिर लोड कराएं अपनी प्रेजेंस में, और फिर उसके बाद अल्लाह से दुआ करें कि ये पहुंच जाए। So this is also one factor. 2 चीजें हो गई। इसके अलावा ये है कि आपकी जो कम्युनिटी है वो सॉर्ट ऑफ एक ही टाइप की है। मसलन आप क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्यूल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और कोल है। इसके अलावा बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी ट्रांसपोर्टेशन किसी को, मसलन और बेशुमार कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज डीएस आई ट्राइड के जी ये गुजर खान के पास 5-6 सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, why not to capture the business for transportation of cement? ये सीमेंट लेके जाना चाहिए हमें। 5 फैक्ट्रियां हैं और हर एक की तकरीबन 5000 टन डेली प्रोडक्शन है। तो जब हमने उनके साथ मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच, वी डोंट नीड योर सपोर्ट। द रीजन भी पहली तो ये है कि हमारी कमोडिटी है पेरिशेबल, कि वी कांट अफोर्ड कि ये ओपन उसमें जाए, रास्ते में बारिश हो। अच्छा, फिर उसके बाद पैकेज कि वो लेबर जो उसमें रखेगी वी बैग फट गया तो बस हमारा समझ जाया हो जाता। फिर वी नीड डबल लोडिंग अनलोडिंग, यहाँ से हम लोड करें 10 या 10% सीमेंट बैग्स फट दें, रास्ते में एंटायर जिधर भी जाना है रिस्क है फॉर रेन प्लस इनएफिशिएंसी रेलवे की, वो तो चलेगी साथ। फिर वहां जाके फिर उतारें, फिर उसको लोड करके किसी रोड के व्हीकल के साथ फिर आगे पहुंचाएं, तो हमें ये सूट ही नहीं करता। ये आप मेहरबानी करें, ये वी डोंट नीड योर सपोर्ट। हालांकि हमने कहा कि आप कोल मंगवाएं तो वापसी पे हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सीमेंट ले लेंगे, उनका फिर भी महसूस नहीं करता। तो ये बिजनेस की डायनामिक्स है कि वो रियली। और दूसरा ये है कि रेलवे इज मेंट फॉर द बल्क कमोडिटी। हमारी एक ट्रेन है कोल की, वो कराची से चलती है, उसमें 2400 टन हम कोल डालते हैं, साहिवाल तक लेके आते हैं, एंड वी अर्न 9.5 मिलियन रुपीस। 9.5 मिलियन रुपीस, सॉरी पर ट्रेन। एक ट्रेन डेली हम 6-7 लेके आते हैं।
इसमें अर्निंग है, बाकी फिर जब आप ऑपरेशनल कॉस्ट निकालते हैं तो फिर वो कार करा के फिर भी वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि यू आर कैरिंग अ बल्क कमोडिटी और इकट्ठा आप 2400-2800 टन दूध लेके आ रहे हैं एक हुक में और रीचिंग एट डेस्टिनेशन। तो आपको बल्क कमोडिटी रिक्वायर्ड है टू अर्न। अब अगर एक ऐसी ट्रेन का क्या फायदा कि जो आप कहेंगे कि मैंने एक ट्रेन चलाई है फ्रेट की, जो पहले एक उसके अंदर वैगन जो है उसमें हैदराबाद का सामान है, दूसरी वैगन में आगम का सामान है, तीसरी में सखर का सामान है, चौथी में जो है रहीमिया खान का सामान है, पांचवी में सादकाबाद का है, छठी वैगन में मुल्तान का सामान है। व्हाट विल बी द, डू यू थिंक इट्स सम बिजनेस? नो, क्योंकि इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि आपने अच्छा दुनिया के अंदर जो है नॉर्मली जो एफिशिएंट किस्म की रेलवे हैं जहां पे फ्रेट का एक रेगुलर बिजनेस है और बल्क में है, दे हैव एक्सक्लूसिव फ्रेट कॉरिडोर्स। उसके अलग एक ट्रैक होगा जिसके अंदर सिर्फ फ्रेट ऑपरेशन चल रहा होगा। नॉर्थ अमेरिका में हम गए तो एक डेस्टिनेशन से हमने कहा लेट्स ट्राई द ट्रेन, तो हमने कहा कि ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं। न्यूयॉर्क जाना था और एक और सिटी था वापस हमने न्यूयॉर्क जाना। तो उन्होंने कहा कि वो ट्रेन हफ्ते में 3 दिन चलती है सिर्फ, जबकि जो प्लेन है वो डेली जो फ्लाइट्स हैं वो 7-8 एक एयरलाइन की हैं, यूनाइटेड की अलग है, अमेरिकन लाइन की अलग है, तो 7-8 फ्लाइटें जा रही हैं और ट्रेन जो है वो हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन चलती है। तो व्हाट दे डू बेसिकली कि वो लॉन्ग हॉल के लिए फ्रेट ऑपरेशन को प्रेफर करते हैं और उनके 4-4, 5-5 लोकोमोटिव 10-10 हज़ार टन खींच रहे होते हैं। जितना ज़्यादा लोड आप लेके जाते हैं एक ट्रेन में उतना आपका वो इकोनॉमी ऑफ स्केल बेहतर होता है। उसके बाद मेंटेनेंस फैसिलिटी अवेलेबल। अब मैं कहूँ जनाब कि मैं ऐसा लोकोमोटिव खरीद लूँ या ऐसा रोलिंग स्टॉक खरीद लूँ, या सिविल इंजीनियरिंग वालों ने भी खरीदी हैं ये ट्रैक मशीन्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट है, दुनिया में चल रही है, फैंटास्टिक लेटेस्ट, आपके पास बंदे ही नहीं मेंटेन करने के। They don't know the ABC of that machine. तो आप उनका बेड़ा करेंगे होते हैं। इसी तरह हमारे लोकोमोटिव में don't have the maintenance facility या एक्सपर्टीज ही नहीं है हमारी उनके पास। अब वो फिर कहते हैं, हम कहते हैं कि हम तो हर चीज़ कर लेते हैं, तो वो उसका अमेंडेड वर्जन ये है कि हम हर चीज़ का बेड़ा करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल के चूंकि सब्सटेंशियल ऑप्शंस बैठते हैं, पावर प्लांट्स जो ट्रेन के साथ चलते हैं, पैसेंजर ट्रेन के साथ और आरटीएल पर्पस, उनके ऑपरेटर्स को पता ही नहीं है कि जी मैंने चीज के रास्ते में चेक करनी है। ही इज ट्रैवलिंग ऑल द वे फ्रॉम पिंडी टू पेशावर टू कराची एंड बैक एंड ही डिडंट नो द एबीसी ऑफ दैट डीजल इंजन या जनरेटर या उस प्राइम मूवर का उनको पता ही नहीं है कि हमने क्या क्या, इसकी चेकलिस्ट क्या है कि हमने इसके ऑपरेशन का कौन कौन सा पैरामीटर रास्ते में चेक करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जी आपका वो आप एक ऐसी चीज ले आते हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है, और आपके पास बंदे ही नहीं उनको ऑपरेट करने के, तो व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट? वो मशीन जब खराब हो जाएगी या कोई मशीन के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा, यू आर जस्ट सिटिंग आइडल। ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद स्पीड, एक्सल लोड, वो आगे हम देखेंगे एक्सल लोड क्या होता है ना। सिंगल साहब ने कुछ बताया होगा एक्सल लोड के बारे में या नहीं? एनीवे, एक्सल लोड डिपेंड करता है कि जी एक्सल क्या है कि जी अगर लोकोमोटिव है तो उसके 6 एक्सल्स हैं, तो लोड ऑन ईच एक्सल वो कितने, वो एक ट्रैक पैरामीटर का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
कि रेलवे का हर लोकोमोटिव हर सेक्शन पे नहीं जा सकता। दे आर डिफाइंड कि किस सेक्शन पे किस क्लास का लोकोमोटिव जाना है। क्या आप लोकोमोटिव ले रहे हैं तो आपने उसमें एक्सेल लोड की, वो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल, उसमें लिमिटेशन है कि क्या हम ऐसा लोकोमोटिव तो नहीं ले रहे, पता चले जनाब वो तो किसी फ्लान ब्रिज के ऊपर से गुजर ही नहीं सकता, तो वो आपके लिए बेकार है। फिर उसके बाद स्पीड, वही मैंने जिस तरह बताया कि आप 200 किलोमीटर का स्टॉक ले लेंगे, पैसे ज़ाया करेंगे। वो आपने लेना है उसी का कि जो अगले 10-15 साल में आप एंटीसिपेट कर रहे हैं कि जनाब ये मेरा रिक्वायरमेंट होगी और मैंने ये करना है। अब अगर आप 200 किलोमीटर वाला स्टॉक ले लेंगे तो यू आर वेस्टिंग द मनी। तो आपने वो सारे चेक्स रखने हैं। अभी इस तरह हुआ है, अभी हम कोई वैगन्स खरीद रहे हैं, कोई 800 के करीब ना, चाइना से। तो उसके अंदर एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कि जी 110 किलोमीटर की ली जाए या 100 किलोमीटर स्पीड की ली जाए, फ्रेट स्पीड। तो वो फिर एक ग्रुप था जिसने कहा कि 110 के लिए जी ये तो हमने फ्यूचर में लेना है, ये स्पीड बढ़ जाएगी, ये वो इस तरह। फिर ये आया कि जी 110 किलोमीटर स्पीड जब आपने, होता ये कि आप एक मैक्सिमम स्पीड की, बस जिस तरह गाड़ी है आपकी, इफ यू हैव होंडा सिविक और टोयोटा कोरोला, तो उसका जो स्पीडोमीटर है वो इंडिकेट कर रहा होगा 180 और 200, दैट इज द मैक्सिमम स्पीड। यू नॉर्मली नेवर रन ऑन दिस स्पीड। हाँ, रेयरली कभी आपने देखा कि कोई नहीं है मोटरवे पे तो रात का टाइम है तो ठीक है जी 60-70 ड्रामा कर लिया, अदरवाइज तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो वो जो 100, अब आपको पता है कि हमारी कराची से जो ट्रेन चलती है वो जब लाहौर पहुंचती है तो उसकी एवरेज स्पीड पता क्या निकलती है? कोई बता सकता है? जस्ट रफ आइडिया। 60 पैसेंजर या फ्रेट? फ्रेट 40 45 25 काश ऐसा होता। वो हमारी एवरेज जो है डॉक्यूमेंटेड, आई कैन शो यू द डॉक्यूमेंट, 18.6 किलोमीटर्स। सो व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन वी आर परफॉर्मिंग कि अगर हमारी 18 किलोमीटर एवरेज स्पीड होगी, दिस इज डॉक्यूमेंटेड। एक बुक है रेलवे की, जो रेलवे की परफॉर्मेंस के बारे में ना पूरे उसके अंदर पैरामीटर्स हैं, रेलवे का इंट्रोडक्शन है, दैट इज कॉल्ड ईयर बुक। ये आप रेलवे की जो वेबसाइट है ना parkrail.com, उस पर भी पड़ी हुई है, 2019-20 की तो है ना, वो जरूर देखिएगा। उसके अंदर आपको बहुत रेलवे का एक ग्लांस सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। parkrail.com पे जाएंगे तो वहाँ पे ईयर बुक का एक वो लिंक है, वो क्लिक करेंगे ना तो आपको सारी ईयर बुक में लेटेस्ट भी मिलेगी, और लेटेस्ट से मुराद लास्ट ईयर तक, उसमें सारा। तो उसके अंदर स्पीड ऑफ द फ्रेट ट्रेन भी लिखा होगा, वो उस ईयर की भी देखिएगा आप, वो सारे नकल पिछले कोई 50 साल की दी हुई है सारी, तो वो जरा देखिएगा आप, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। स्पीड लिमिटेशन मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या रोलिंग स्टॉक की वजह से? लेकिन स्पीड लिमिटेशन का जो ज्यादा है ना वो तो है इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक करता है, क्योंकि लोकोमोटिव फॉर एग्जांपल जिसने ट्रेन हॉल करनी है वो तो आपने ले लिया, मसलन फॉर एग्जांपल हमारा ये जो लेटेस्ट लोकोमोटिव वो हमने लिए हैं 160 किलोमीटर डिजाइन स्पीड, 140 पे ऑपरेट भी कर लेते हैं कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन में, मैंने बताया कि लाहौर आने वाला। लेकिन जो मसलन पिंडी से आप जाते हैं ना लाहौर, तो पिंडी से लाहौर स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म। पिंडी से लेके सोहावा तक जो स्पीड है वो हमारी है 65 किलोमीटर्स,
the train will be running at only 65 kilometer speed. ये बुक्स की ये book speed है, rather maximum operating speed. एक book speed तो ये है कि जी जो जहाँ पे जिस पे आप, और एक मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड ये होती है कि अगर आपकी गाड़ी लेट है तो उसमें 5-10% का अलाउंस होता है कि आप उसको 70 में भी रन कर सकते हैं, तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है। ये मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड की बात करते हैं 65, सोहावा से लेके खारियां तक 75 किलोमीटर, खारियां से फिर 105 हो जाती है और फिर लाहौर तक 105 है। तो कहने का मतलब ये है कि वो उसकी रीज़न ये है कि देयर आर वेरी शार्प कर्व्स, ग्रेडियंट है, तो इस वजह से वो स्पीड लिमिटेशन जो है इट इज लिंक्ड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर उसके बाद ये लास्ट एक हाई स्पीड रेलवे जो है वो नॉर्मली कंसिडर होती है 200 किलोमीटर एंड अबव का जो ऑपरेशन है वो हाई स्पीड है, और दैट कैन नेवर बी अचीव्ड विद द डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, that is only possible through the electric traction. ये लंच ब्रेक है जी अभी, सॉरी 200 एंड ऑनवर्ड, मिनिमम 200, जो नॉर्मली 200 से लेस होगी उसको आप यू विल नेवर से दिस इज हाई स्पीड ट्रेन। 160-70 पे इट्स अ नॉर्मल कन्वेंशनल रेलवे स्पीड है। तो बाकी फिर है सर हाई स्पीड फ्रेट वैगन्स की उनकी स्पीड क्या है? सॉरी हाई स्पीड फ्रेट वैगन्स जो हाई स्पीड फ्रेट वैगन्स की 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर वो अब देखिए ना, मैंने आपको बताया कि वो 18 किलोमीटर के बीच में स्टॉप्स वो आप क्या होता है कि जी प्रायोरिटीज योर पैसेंजर ट्रेन, यू हैव टू स्टॉप द फ्रेट ट्रेन maybe 3 hours 4 hours to pass the passenger trains, maybe 4 5 6 trains, तो 2 घंटे गाड़ी खड़ी है तो वो भी टाइम उसमें काउंट होना है ना उस स्पीड में। अच्छा फिर उसके बाद ये है कि वो एक डिबेट आई कि जी 110 किलोमीटर की क्यों ना ले ली जाए, वो बीच में रह गई बात। अभी 100 की है तो आगे ट्रैक इंप्रूव कर देंगे तो 110 किलोमीटर, तो वो फिर जब हमने लोड स्पीड कर्व का एक आगे की डिस्कशन आएगी, लोड स्पीड कर्व हमने देखी तो पता चला कि 110 किलोमीटर पे जब आप रन करते हैं ना तो वो कंटिन्यूअस वो नहीं होता, वो एक सर्टेन पैच होगा जहां पे कोई डाउनग्रेड है, गाड़ी में मोमेंटम पकड़ लिया तो आप 110 पे चला देंगे उसको। अदरवाइज जिस तरह मतलब आप देखें ना कि आप गाड़ी मोटरवे पे भी जाएं तो फिर भी लगभग 4 घंटे रनिंग टाइम है डेफिनेटली, तो तकरीबन आपकी एवरेज स्पीड, हालांकि कई जगह आप 130-40 पे भी जा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जब आप 4 घंटे में पहुंचते हैं तो यू जस्ट से यदि एवरेज स्पीड आपकी 100 किलोमीटर आई है, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि वो पता ये चला कि जी 110 पे जब चलाएंगे और कंटिन्यूअस आपने स्पीड पे चलाना है तो यू नीड 2 और 3 लोकोमोटिव्स, एक पे नहीं चलेगा वो। तो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा और फिर उसके बाद वो सारे फैक्टर्स जो है वो उसका पूरा एक स्पीड वर्सेस लोड का एक ग्राफ है, वो जरा आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। तो उसके अंदर ये है कि अगर आपने 110 पे कंटिन्यूअस रखना है तो यू नीड 3-4 लोकोमोटिव्स with if you have to pull a load of around 2400 या 2300 tons, तो फिर आपको 2-3 इंजन लगाने पड़ेंगे तब जाके वो स्पीड अटेन होगी। तो बेहतर है कि 100 किलोमीटर ले लें, 100 भी बड़ी कम होती है। 100 किलोमीटर स्पीड कब होती है? when your train is running empty, कि जब वापसी में खाली जा रही है तो 100 पे भगा दें, जब लोडेड है तो फिर नहीं है 100 पे रहेगी। तो ये होता है कि जब वापस जा रही होती है ना फिर वो 100 पे या 80-90 पे वो भगा देते हैं। सर इतनी तदाद क्यों बाय कर दें जबकि हमारे पास फ्रेट ही नहीं है? नहीं फ्रेट तो है, फ्रेट तो है। हम तो 4% टोटल फ्रेट करता है नहीं वो देखे ना, करना है तो नालायकी है ना, नहीं कर रहे तो नालायकी है, अदरवाइज द स्कोप इज देयर, स्कोप इज देयर। दूसरे इंपोर्ट कर रहे हैं, हम खुद क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? सॉरी हम खुद क्यों नहीं बना रहे, इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इंपोर्ट ये है ना कि वो थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट ऐसे ही है कि द वेरी फ्यू विल बी कमिंग फ्रॉम इंपोर्ट से आएंगी, जो कंप्लीट सीपीयू होगी बिल्ड वहां से आएंगी थोड़ी सी, बाकी 80% यहाँ पे बनेगी सारी, बाकी यहाँ पे बनेगी।
फिर कुछ रिसालपुर में बनाएंगे, कुछ मूलपुर में बनाएंगे। तो बाकी फिर ये आगे आफ्टर द लंच वी कैन स्टार्ट 2 o'clock।